हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छा रेगुलेशन वह है जहां पर हम खुद को रेगुलेट करें। कई बार आपने सेल्फ रेगुलेशन की बातें सुनी होंगी कि अगर किसी वित्तीय संस्था की बात आए, किसी व्यक्ति को खुद को रेगुलेट करने की बात आए, तब बेहतर क्या होगा कि वो खुद को ही इस तरह से विनियमित करना शुरू करे कि उसे किसी और के द्वारा किसी दबाव को ना झेलना पड़े। उन सभी गतिविधियों को वो खुद से नियंत्रित करे, उन सभी दुर्भावनाओं को, उन सभी गलत कामों को जो वहाँ पर हो रहे हैं या किसी व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। ऐसी ही एक बात आरबीआई ने कही है फिनटेक इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो खुद को रेगुलेट करने के लिए एक एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करें। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से इसको निर्मित किया जाएगा, आरबीआई ने इसके निर्माण की या इसके गठन की आवश्यकता के बारे में क्यों कहा है। फिनटेक जो एक शब्द आप सुनते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, कई लोग इससे परिचित होंगे और हो सकता है कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे हों। इसका अर्थ क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर आज का ये सेशन हमारा चर्चा करेगा। जो खबर है वो इससे संबंधित है और जो टॉपिक बना वो है आरबीआई ने फिनटेक को स्वनियामक निकाय स्थापित करने के लिए क्यों कहा है। क्योंकि मेंस का ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 से जुड़ जाएगा, खासतौर से इकोनॉमी वाले सेक्शन से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से। ठीक है, तो आरबीआई ने क्यों कहा है, जब ये प्रश्न आप पूछेंगे तो आपको इसका उत्तर देना होगा कि क्या आवश्यकता थी और स्थिति क्या थी। मैंने आपको बताया है पहले भी कि क्या है और क्यों है और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आप यूपीएससी के लिए समझे तो आपको कुछ प्रश्नों पर गौर करना है, कीवर्ड्स पर गौर करना है। जब भी आप कोई खबर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो खबर कहती है कि क्या है। फिर जब आप उसके एनालिटिकल अप्रोच से उस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों है। थोड़ा सा और देखेंगे तो पता चलेगा कैसे है। खबर का ही विस्तार बताएगा कितना है, ये तो है ही कि कहाँ है। तो सभी पॉइंट हर एक खबर पर नहीं लागू होंगे। अगर कोई ज्योग्राफिकल न्यूज आई है तो आपको ये भी डिमांड करेगी कि कहाँ है। कोई इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात है तो आपसे पूछा जाएगा कितना है, कैसे है और क्या है और क्यों है। तो फिर आपको हर खबर में दिखाई ही देगा। तो इस अप्रोच को आपको समझना है कि आपको हर एक प्रश्न पर, हर एक खबर में इन एंगल्स को डाल देना है और इससे जो जो बातें निकलती हैं उनको नोट करते चलिए। आपका बिखराव कभी नहीं होगा। चलिए इस खबर से शुरुआत करें तो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि फिनटेक उद्यमियों को 1 वर्ष के भीतर, 1 साल के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना होगा। एसआरओ इसे ही कहा गया है। किसको करना होगा? फिनटेक उद्यमियों को। शब्द आपको कौन सा मिल गया? फिनटेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज या फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, जैसे ही आप इसका फिन लेंगे, इसका टेक लेंगे तो बन जाएगा फिनटेक। और एक टर्म है जो काफी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है और वर्तमान समय तक जिस तरह से डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ा है, इस क्षेत्र में मौजूद कंपनियां या क्षेत्र से मौजूद सरकारी ढांचा जो इसको सपोर्ट करता है, उसका विकास तेजी से हुआ है और भारत इस वक्त एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है। तो फिनटेक का मतलब क्या है? वित्तीय प्रौद्योगिकी, जिसमें वित्तीय उद्योग में लागू नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। यानी पहले जो वित्तीय संस्थाएं थी वो परंपरागत तरीके से कार्य करती थी। किसी को कोई छोटा मोटा ऋण लेना हो तो साहूकारी व्यवस्था, महाजनी व्यवस्था आपको दिखाई देती थी। आज के समय भी प्रक्रिया वैसी हो सकती है, जैसे साहूकार बड़ा ब्याज वसूलते थे, आज भी आपको ऐसी व्यवस्था दिख सकती है। लेकिन अब वह व्यवस्था जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है उससे आपको जुड़ती हुई दिखाई देगी। कैसे? अब आप सर्च कीजिएगा, आपको कई सारे ऐसे लोन देने वाले ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें आप आसानी से घर बैठे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कोई छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, कई 1 लाख 2 लाख तक भी लोन दे देते हैं।
तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसमें डिजिटल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और फाइनेंस यानी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी क्या है, वो सभी फाइनेंस से जुड़ती हैं। जैसे अगर आप कई सारी संस्थाओं का नाम देखिए, पेटीएम के बारे में आपने सुना है, आप लोग हो सकता है यूज भी करते हो। ऐसी बिरोधा एक कंपनी है जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए ट्रेड्स को संभालती है। फोन पे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई सारी चीजें जुड़ गई हैं। इसमें तो आप फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज में लिख दीजिए कितना पेमेंट कर दे आपका फ्रेंड, वो आपको कर देगा, उसका मन होगा तो नहीं, होगा तो नहीं करेगा। रेजर पे, ठीक है, मोबी क्विक, भारत पे, क्रेड, जहां पर आप कई सारे बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपने वॉलेट्स भी देते हैं जहां पर आप कुछ पेमेंट्स को रख सकते हैं। इससे आप अपनी RFID रिचार्ज कर सकते हैं, इससे आप अपने फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं, बिजली का बिल, ठीक है, गैस का बिल, पानी का बिल। ये सभी चीज़ें जो वित्तीय सुविधाएं हैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? फिनटेक के अंतर्गत। बहुत सारे नाम हो सकते हैं क्योंकि भारत इस वक्त एक लीडिंग कंट्री के रूप में कार्य कर रहा है जहाँ इतनी सारी संस्थाएं हैं। अभी RBI वाली बात को जरा ध्यान से समझिए। RBI ने क्या कहा कि आप सभी लोग एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कीजिए और आपस में जो भी सेल्फ रेगुलेशन है उसको तय कीजिए। इन संस्थाओं का, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं, इनका मुख्य कार्य क्या है? पहला, पारंपरिक रूप से जो वित्तीय उद्योग का उपयोग हम कर रहे थे उसको अधिक तेज, अधिक सुविधाजनक और यूजर सेंट्रिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ देना। तो जैसे ही आप किसी पारंपरिक वित्तीय उद्योग को टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे वो आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी फिनटेक बन जाएगा। तो फिनटेक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए तरह के समाधान और सॉल्यूशन लेकर के आता है। और फिनटेक भौगोलिक सीमाओं के परे भी निर्बाध रूप से लेन देन को सक्षम बनाता है। यानी आप मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं, आपने किसी व्यक्ति से जो उधार लिया है एक एप्लीकेशन के माध्यम से, वो हो सकता है देश के किसी और कोने में बैठा हो, या हो सकता है फंडिंग कहीं और से आ रही हो। अगर ये व्यवस्था ना होती तो शायद आप उस तक कभी ना पहुंच पाते, आप उसके बारे में पता भी नहीं होता, उसको भी नहीं पता होता कि आप कहाँ पर बैठे हैं। ये कुछ ऐसी ही व्यवस्था है जैसे आप ओला उबर की संस्थाओं को जानते हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, इन्होंने एक कार वालों को, जो भी कार की रेंटल सेवाएं देते हैं, उनको उपभोक्ताओं से जोड़ दिया। जिसको वो सेवा चाहिए बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाया, भाई आपकी गाड़ी है, आपको सर्विस चाहिए, आपको कहीं जाना है, ये यहाँ मौजूद है, दोनों को जोड़ दिया। ऐसा ही अगर आप फूड डिलीवरी वाले ऐप्स को देखिए, रेस्टोरेंट वहाँ है कहीं और, कस्टमर उसका यहाँ है जिसको भूख लगी, उसे खाना ऑर्डर करना है, सभी रेस्टोरेंट को एक जगह ला करके रख दिया, पूरी एक लिस्ट बना दी कि आप देख पाए कि यहाँ 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 इस तरह का खाना मिलता है। आप गए, आपने लिस्ट देखी, ऑर्डर लगाया, उनका एक जो डिलीवरी पार्टनर था वहां गया और पूरी एक व्यवस्था संचालित हो रही है। समझ रहे हैं? अदरवाइज ये भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ था और आप कितने ही रेस्टोरेंट को एक बार में जाकर के सर्च कर सकते थे, या उनको कॉल कर सकते थे, या वो डिलीवरी सेवाओं का लाभ उठा सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता की जेब में पैसा है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो सेवा ही उपलब्ध नहीं होगी तो वो कैसे लेगा? सेवा तो होनी चाहिए ना, भले ही कोई व्यक्ति खर्च करने लायक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन सेवा होगी तभी तो उसमें खर्च कर पाएगा। तो भारत की स्थिति को देखें फिनटेक के लेवल पर, तो भारत एक वैश्विक फिनटेक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। और अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट साइज को, तो 2021 का डेटा बताता है कि हमारा जो इसका साइज है वो 50 बिलियन डॉलर था, और 2025 तक ये बढ़ करके 150 बिलियन डॉलर हो जाएगा, अनुमान है ऐसा। कितनी तेजी से ये ग्रो कर रहा है। और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, आप पिछले 3 4 5 सालों पहले देखिए, सोचिए, तो ओला उबर या फिर मेरू कैब्स या फिर स्विगी जोमेटो इस तरह के एप्लीकेशंस आपको इतने क्या दिखाई देते थे? आज तो उनकी बाढ़ सी आती जा रही है, कई सारे ऐसे एप्लीकेशन उसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब वो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, वो एक अलग मुद्दा है, भाई वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, लेकिन ऐसी सर्विसेज तो आज के समय आपको दिखाई दे रही हैं, और कई सारे प्रॉफिट में भी हैं, और मार्केट उनकी बढ़ती जा रही है। तो भारत में इस उद्योग के बढ़ने के क्या क्या रीजन है, एक बार इनको भी आपको गौर करना चाहिए।
पहला तो भारतीय स्टेक, दूसरा ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म, एपीआई यानी आधार और यूपीआई, पेमेंट करना आसान हो गया ना, आधार कार्ड से आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने तुरंत गए पेमेंट कर दिया। मतलब आपको तब भी समस्या होगी कि बार बार आपसे कोई कैश मांगे, कैश की डिमांड करे, कोई आपने कुछ ऑर्डर किया है वो लेकर आए और वो हर बार कहे कि नहीं आपको कैश ही देना, हो सकता है कैश ना हो या हो सकता है आप कैश दे दें, दोनों ही बातें संभव है, लेकिन दोनों विकल्प तो मौजूद हों तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत बिल पेमेंट्स, जीएसटीएन भी वहीं पर एक साथ जुड़ गया ऑनलाइन, आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस हैं उसने इस चीज़ को संभव बनाया है और इसमें ही धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया भी जुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होती जा रही हैं वैसे वैसे जो मार्केट है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता जा रहा है। आज फेसबुक को ये पता है कि उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं। आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं वो ऐड आपको फेसबुक पे दिखने लग जाती है। तो ये कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है, उसे कैसे पता कि आपने आज क्या सर्च किया था, या आपने कोई और वेबसाइट को खोला वहां पर भी जो गूगल के सर्च आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, उसमें आपको वही चीज़ दिख रही है। आपने एक फुटबॉल सर्च की, आपको वहां जाकर वही फुटबॉल दिखाई दे रही है, वहां आपको जूता क्यों नहीं दिखा रहा वो, क्योंकि उसे पता है आज आपने जूते सर्च नहीं किए हैं। या जिस दिन आप सर्च कर लेंगे उस दिन आपको दिखने लग जाएगा, जिस दिन आप कोई खास मॉडल का मोबाइल फ़ोन सर्च कर लेंगे आपको वो वहां पर दिखने लग जाएगा कि वो आपको वही पॉपअप आ रहा है। उसे पता है कि वो चीज़ें आपके सामने कब तक रखनी है ताकि कोई भी उपभोक्ता उपभोक्ता के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है किसी भी ऑनलाइन या किसी भी कोई उत्पाद को बेचने वाली कंपनी के लिए। तो जब पता होगा कि आपको क्या चाहिए तो वो आपके पास लेकर के आएगा, और जब आपके आंखों के चारों ओर घुमाता रहेगा उसी चीज़ को तो आपको आज ना लेना हो, कल ना लेना हो, परसों नरसों तक आपका मन बन जाएगा। या जैसे ही आपके पास पेमेंट आएगी, आपके पास फंड्स उपलब्ध होंगे, आप तुरंत वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे या तुरंत वहां पर खर्च कर देंगे। तो सभी चीजें किस तरह से मुमकिन हो पा रही है? एआई के माध्यम से। गलत तरीके से अगर आपके सामने कोई उत्पाद का विवरण आया जो आपको लेना ही नहीं है, आपको कोई गाड़ी लेनी ही नहीं है, या आपको लेनी बाइक है वो आपको कार दिखा रहा है, आप क्यों लेंगे? या आपको लेनी कार है, ठीक है, तो आपको साइकिल दिखा रहा है। तो चीजों को कनेक्ट करके समझिए। भारत में फिनटेक उद्योग वृद्धि के संवाहकों में अगर देखें तो इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की बढ़ती पहुंच, 2015 तक जो मोबाइल फ़ोन थे वो इतने ज़्यादा आपको 4G और 3G पर यूज़ होते हुए नहीं दिखते। 3G भले ही रहा हो, लेकिन 4G की जो व्यवस्था है जब से जियो ने संचार क्रांति शुरू की, जियो को निश्चित तौर पर संचार क्रांति के रूप में आप देख सकते हैं कि शुरुआत में उन्होंने जो मुफ्त में डेटा उपलब्ध कराना शुरू किया उससे लोगों के द्वारा डेटा के उपयोग करने की जो तरीके हैं और व्यवहार है उसमें परिवर्तन आया। तभी से आप देखेंगे 2015 के बाद से 2014 के बाद से कि यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर यूज़र्स की जो डिमांड है, यूज़र्स के द्वारा किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास डेटा आ गया। और डेटा उतनी कीमत पर नहीं था जितना पहले। आपको पता है 100 MB डेटा मिलता था, कितने महंगा मिलता था, 500 MB पूरे महीने के लिए मिलता था। आज तो आपको 1.5-2 GB आसानी से किसी भी एक प्लान में मिल जाता है, वो भी पर डे का। अब तो 5G भी है, इस टाइम फ्री में चल रहा है वो कई जगहों पर। भले ही वो ट्रायल के बेसिस पर हो, लेकिन आपकी आदत तो लग रही, आपको पता तो है कि कितनी तेजी से अब आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4G ने क्या किया था, यही तो किया था। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जा रही वैसे वैसे एप्लीकेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोग उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय आप छोटे शहरों की ओर भी जाएंगे, उन क्षेत्रों की ओर भी जाएंगे, ग्रामीण इलाकों की ओर भी जाएंगे, या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जिलों की ओर भी जाएंगे, वहां पर भी आपको ऑनलाइन सुविधाएं अब जुड़ती हुई दिखाई देंगी। पता चलता है कि वहां पर भी जोमेटो पहुंच गया, या वहां पर भी कोई फलाना कंपनी पहुंच गई, वहां पर भी कैब की सुविधाएं शुरू हो गई, वहां पर भी मेट्रोस बनने शुरू हो गए। तो ये जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जाएगा चीजें बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा भारत में पहले से ही वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहली बात तो इतनी ज्यादा आबादी है, तो अगर आबादी का आधा हिस्सा भी मोबाइल फोन ले लेगा तो भी आपको पता है कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता बाजार है। आबादी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा चीज़ों का
इस्तेमाल आपको दिखाई देगा। आज आपको दिखाई देता है कि कोई भी एक सामान्य सी वीडियो आसानी से किसी भी यूट्यूब पर डाली गई 40-50 लाख तक पहुंच जाती है। 1 करोड़ 2 करोड़ भी कुछ रीलें चली जाती, 5 करोड़ 10 करोड़। तो इतनी तो कई देशों की आबादी है, तो आप सोचिए कि अगर उस देश का हर आदमी बैठ करके वो रील देखेगा तभी तो वो वहां तक उतनी संख्या का काउंट आपको दिखाई देगा। लेकिन भारत में तो ये चीजें बहुत आसान है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि भारत में जो लोग मौजूद हैं वो युवा आबादी है जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। अभी उस पॉइंट पर भी आएंगे, लेकिन ये भी समझ लें कि 2026 तक 1 बिलियन जो उपयोगकर्ता हैं वो हो जाएंगे, इंटरनेट के यूजर्स लगभग 1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो अनुकूल जनसांख्यिकी की भी बात आएगी। भारत की लगभग 68% आबादी युवा है, जिसमें से कि 20 से 59 आयु वर्ग की कार्यशील आबादी है। 2020 का डेटा देखें तो 55%। और इन सभी के हाथ में मोबाइल फोन है। सभी किसी ना किसी तरह से प्रयास में लगे हुए हैं कि वो भी साधन संपन्न हो जाएं, वो भी धीरे धीरे चीजों से जुड़ सकें, स्किल सीख सकें। कैसे सीख रहे हैं? स्किल सीखेंगे, हो सकता कोई व्यक्ति किसी चीज में निवेश करना चाहे, उसको धन की आवश्यकता हो। तो ये सब चीजें एक साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो और 2030 तक देखें तो भारत में 140 मिलियन मध्यम आय वाले और 21 मिलियन उच्च आय वाले घर जुड़ चुके होंगे, जो कि भारतीय फिनटेक क्षेत्र की मांग और विकास को बढ़ावा देंगे। डिमांड कहाँ से आ रही है? डिमांड इन्हीं यूजर्स से आ रही है, और जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे ही सप्लाई काम करेगी। इकोनॉमी का रूल है कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई कीजिए। सप्लाई बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ाइए। अगला क्या है? वित्तीय समावेशन पहलों का भी यहां पर योगदान है। पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री की जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना NRLM, इसके अलावा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अटल पेंशन योजना। इस तरह की जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई थी उसकी वजह से यूपीआई और आधार जैसी व्यवस्था को इनसे लिंक किया गया। और ये सुविधाएं केवल इन इन व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, केवल इन उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, फिर ये और भी चीजों से जुड़ेंगी। अब जो व्यक्ति जनधन आधार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास आधार खाता है, जनधन का खाता है, बैंक खाता, ठीक है, मोबाइल फोन उसके पास मौजूद है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो यहाँ तक क्यों रुकेगा? वो फिर और चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, वो खुद को और स्किल्ड करेगा, वो शहरों की ओर जाएगा। शहरों की ओर नहीं भी जाएगा तो जहाँ पर वह मौजूद है वहाँ पर किसी तरह के रोजगार से जुड़ने की कोशिश करेगा, चीज़ों को सीखेगा। तो ये सभी चीज़ें वो हैं जिसने फिनटेक को बढ़ाने में मदद की है, या फिर उसकी समृद्धि के संवाहक हिंदी में कहें तो कह सकते हैं। अगला क्या है? फिनटेक के लिए स्वनियामक संगठन पर आते हैं, जो आरबीआई ने शुरू में कहा है। फिनटेक पर इतनी बात मेरे ख्याल से आज के सेशन के लिए पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं एसआरओ पर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इतनी सारी जब संस्थाएं एक साथ बन गई, अब आवश्यक होगा उनको रेगुलेट करना। तो आरबीआई ने कहा है कि बेहतर होगा कि आप खुद से ही कोई एक ऐसा मॉडल बना ले जहां पर आप सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम से इन सभी सुविधाओं को, कस्टमर्स को दिए जाने वाली जो और भी व्यवस्थाएं हैं, अगर किसी कस्टमर को कोई समस्या आ रही है तो समस्या का निवारण तंत्र, इन सभी चीज़ों को आप डेवलप करने का प्रयास कीजिए। तो एसआरओ एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक गैर सरकारी इकाई है। इसको केवल मान्यता दी जाएगी। मान्यता कौन देगा? आरबीआई देगा। अभी आगे इसको भी आप देख लेंगे, इस पॉइंट को। तो इन नियमों का उद्देश्य है ग्राहकों की सुरक्षा करना, उद्योग के भीतर नैतिकता को लाना, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना। भाई ऐसा ना हो कि गलत प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं और एक तरफ से एक को देखकर दूसरी संस्था ने भी शुरू कर दी, तीसरे ने भी शुरू कर दी। मान लीजिए आप किसी ऐसी संस्था के बारे में सोचिए जो किसी ग्राहक को लोन दे रही है, उसके बाद उसने बाद में ब्याज दरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जब लोन की चुकौती नहीं हुई तो उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके उस ग्राहक को तरह तरह से परेशान करके उस लोन को वापस रिकवर करने के प्रयास शुरू कर दिए। तो उसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे वो रिकवरी की जा सके। तो सदस्य जो है इन नियमों का पालन करें और गैर अनुपालन के लिए उनको दंड की व्यवस्था भी
की जाए उनके लिए। तो एसआरओ श्रमिकों, ग्राहकों और अन्य को इस तंत्र से संबंधित प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए उद्योग हितों से परे अपनी चिंताओं का विस्तार करते हैं। बेसिकली ये है कि उद्योगों के हित तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो कस्टमर्स उससे जुड़ रहे हैं, जो पूरा सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है, वो कहीं अधिक स्पष्ट हो, कहीं अधिक अधिक पारदर्शिता उसमें मौजूद हो और ग्राहकों की भी सुरक्षा उसमें शामिल की जाए, ताकि केवल उपभोक्ताओं के अलावा कंपनी अपने लाभों के लिए वहां पर काम ना करे। तो आरबीआई के मुताबिक ऐसे नियम लागू कानूनों या रेगुलेशंस के पूरक होंगे और वह इसे प्रतिस्थापित नहीं करते। मतलब कि अगर ऐसे नियम बनाए भी गए हैं, अभी के लिए जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे, जो रेगुलेशंस मौजूद है उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून सारे हटा दिए जाएंगे, केवल रेगुलेटर ही आ गया, वो भी मौजूद रहेगा और एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज वो कानून नहीं कर पा रहे, वहां पर सेल्फ रेगुलेशन काम करेगा। मतलब ऐसे समझिए ना कि सोसाइटी में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चोरी करता है और कानून उसको हर बार पकड़ के अंदर कर देता है, वो बाहर निकल के फिर वही काम करने लग जाता है। इससे बेहतर होगा कि हम उन मूल्यों को डेवलप करें, उन वैल्यूज को उसमें शामिल करें समाज की ओर से दी गई, ताकि वो इस तरह से चीज़ों की ओर मोटिवेट ना हो या ऐसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसके साथ ना घटित हो कि वो ऐसे किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए जाए। तो हमें फिनटेक में एसआरओ की आवश्यकता क्यों है? पहला, एक रिस्पॉन्सिबल कार्य प्रणाली और नैतिक मानकों को बढ़ावा मिल जाएगा। दूसरा, जो फिनटेक से जुड़े हुए उद्यमी हैं और अनैतिक कार्य प्रणालियों के उदाहरण भी हो सकते हैं इनके द्वारा, जैसे कि ब्याज दरों को बढ़ाना, जैसा मैंने अभी बताया, उधारकर्ताओं का उत्पीड़न करना, निगरानी की आवश्यकता होगी यहाँ पर, इसलिए आरबीआई ने ऐसा बोला है। दूसरा, बाजार की अखंडता, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जोखिमों का प्रबंधन करना भी आवश्यक है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर के, किसी एप्लीकेशन पर जाकर के अपना डेटा डालते हैं, अपना डेटा क्या है भाई, एक तरह से आपकी फूड हैबिट भी तो आपका डेटा है, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स भी तो आपका डेटा है, तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? वो किसी और तक नहीं जाएगा, मार्केट सिक्योर रहेगा और उसको किसी तरह का निवेश के बाद जोखिम ना हो, उसका मैनेजमेंट भी करना होगा। तो सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी जिसका लाभ होगा। अगला, एसआरओ गहन ज्ञान वाले उद्योग विशेषज्ञ होंगे। मतलब एसआरओ जो बनता है, जो संस्था एसआरओ की जिम्मेदारी लेती है, वो आमतौर पर वही संस्थाओं के बीच से कोई संस्था होती है जो इस फील्ड में मौजूद हो, तो उसको पहले से पता है कि ये संस्थाओं का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, उसको इससे जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस के बारे में पता है, वो लोग एक्सपर्ट लोग हैं। इसलिए वो अगर रेगुलेशन करेंगे तो ये कहीं बेहतर होगा बाहरी किसी सरकारी तंत्र के या किसी अन्य संस्था के जिसको उसके बारे में जानकारी कम हो। तो एसआरओ सुनिश्चित करेंगे कि सदस्य नैतिक आचरण का पालन करें, जिससे इस तंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे और बढ़ता रहे, और उद्योग के भीतर गैर पेशेवर कार्य प्रणाली के विरुद्ध निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करेगा। तो जो भी ऐसे लोग होंगे या ऐसी संस्थाएं होंगी जो तय मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनको यहाँ पर दंड की प्रक्रिया से या जुर्माने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। तो एसआरओ के कार्य क्या क्या हैं ये समझ ले। देखिए, कोई भी एसआरओ मान्यता प्राप्त होगा तो सदस्यों और आरबीआई के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करेगा। जो भी उसके सदस्य हैं, जो उससे जुड़े हैं, जिन संस्थाओं को वो रेगुलेट करने के लिए बना है, और आरबीआई के बीच में जुड़ करके कार्य करेगा। दूसरा, वो न्यूनतम मानक और मानदंडों का स्थापित करेगा। मानक बहुत नहीं होंगे, मानदंड बहुत नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। अगला, पेशेवर बाजार व्यवहार को बढ़ावा देगा। दूसरा, ये प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और एक समान शिकायत निवारण ढांचा प्रदान करेगा। लोगों को अगर किसी बात से समस्या है तो कहाँ जाएंगे? वो एक स्ट्रक्चर तो मौजूद हो, कोई कंप्लेंट नंबर तो मौजूद हो। उनको अगर उस समस्या के बाद रिड्रेसल नहीं मिला है तो कौन देगा? उसके लिए एक जिम्मेदार संस्था हो, ट्रेनिंग दी जाए, जागरूक किया जाए, और वे सदस्यों के बीच विवाद प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर सदस्यों के बीच में, 2-3 एंटिटीज के बीच में समस्या आ गई, इस तरह का विवाद खड़ा हो गया, तो उसे भी मैनेज करेंगे। तो कोई इकाई एसआरओ बनती कैसे है? बहुत आसान है, जिसको इंटरेस्ट है एसआरओ बनने में, ऐसी संस्था को आरबीआई के पास आवेदन करना है और फिर आरबीआई उसको स्क्रूटनी करके मंजूरी दे देगा, और अगर एक बार ऐसी मंजूरी मिल जाती है तो फिर एक मान्यता पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद वह संस्था एसआरओ के रूप में कार्य कर सकेगी। तो जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ रहा है, आपको इन की पॉइंट्स पर भी नजर रखनी है। फिनटेक है, पिछली बार हमने एक सेशन किया था फिनफ्लुएंसर्स के ऊपर, जो फिनटेक से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उस पर भी अभी सेबी ने रेगुलेशन दी है। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। ये छोटी चीज़ है, देखिए
आप अगर नोटिस करेंगे तो कई बार जैसे G20 का कोई समिट है या उससे जुड़ी हुई कोई न्यूज़ है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, उस पर लोग ज़्यादा जा करके देखेंगे। लेकिन ऐसे छोटे टॉपिक्स आप साइड हटा देते हैं, जबकि कई बार प्रश्न ऐसे छोटे टॉपिक्स से भी बनते हैं और ये कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरऑल एक प्रश्न दे दिया जाए जिसमें इस तरह के टॉपिक से भी आपको 3-4 बातों को लिखना पड़े। तो जब आपको इनके बारे में पता होगा तो आप कम से कम एग्ज़ाम्पल्स के रूप में इन्हें कोट कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करते हुए चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं जो आज के टॉपिक से जुड़ा है। भारत में फिनटेक उद्योग के विकास के समृद्धि संवाहक क्या है, मतलब कैसे बढ़ रहा है ये? आरबीआई ने फिनटेक को स्वनियामक निकाय स्थापित करने के लिए क्यों कहा है, और आज का विषय हमने पूरा इस पर ही रखा है। 250 शब्दों में आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा है। जिन बातों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उन्हें ही आप शब्द दे दीजिए और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पर उत्तर लिखने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।